इस वक्त भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। तो क्या नंदीग्राम के लिए एक तरफ से ममता बनर्जी और दूसरी तरफ से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे? थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी पूरी बात सामने नहीं आई है। मीटिंग में बंगाल के 60 उम्मीदवारों के नाम तय हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि नंदीग्राम से उम्मीदवार का नाम तय हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को उतारने की सोच रही है बीजेपी नंदीग्राम से? हिमांशु, देखिए बिल्कुल अंजना, शुभेंदु अधिकारी ने आज जब पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उस बैठक के अंदर उन्होंने कहा कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो इस चुनावी मैदान में उतरकर जो है ममता बनर्जी को हराना चाहते हैं। तो पार्टी की तरफ से उनको ये कह दिया गया कि देखिए आपको इंतजार करना होगा, जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए जो चर्चा होगी और जो नाम तय किया जाएगा वो चुनाव समिति की बैठक में शाम को होगा। तो इतना जरूर है कि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी मंशाएं जो है वो पार्टी को बता दी हैं कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज उनके नाम को लेकर चर्चा जरूर होगी। अभी आसाम के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के 2 फेजेस के लिए जो है वो उम्मीदवारों के नाम की चर्चा होगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हिमांशु मिश्रा, ऐसे संकेत जरूर मिल रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी को उतारा जा सकता है वहां से, और ये संकेत इसलिए मिले क्योंकि दिलीप घोष जो बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ये कहा है। जी हाँ, आइए अब आपको बता देते हैं दिलीप घोष। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। शुभेंदु अधिकारी एक वक्त पर ममता बनर्जी की बेहद करीबी, कह रहे हैं नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। सोचिए, जो आपका लेफ्टिनेंट था, जो आपका सेकंड इन कमांड था, ममता बनर्जी के बारे में सोचिए, जो आपका सेकंड इन कमांड था शुभेंदु अधिकारी, अगर वो कहता है कि नंदीग्राम से मैं आपके खिलाफ लड़ना चाहता हूं, तो फिर तस्वीर इस जंग की कैसी हो रही है? आइए आपको सुना देते हैं ममता बनर्जी ने 11 मार्च को क्या कहा था। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, 11 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी ममता बनर्जी और शिवरात्रि के दिन वो ये पर्चा भरेंगी। महाशिवरात्रि के दिन ममता का नामांकन होगा। एक तरफ इधर बीजेपी मुख्यालय में बैठक जारी है कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा जाए। दूसरी तरफ महाशिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी। नंदीग्राम सीट এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। भवानीपुर से लड़ती थी पहले ममता बनर्जी, लेकिन जैसे ही नंदीग्राम वाले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, कहा यहीं से अब जंग लड़ूंगी। लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी सामने होंगे? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए क्यों नंदीग्राम और नंदीग्राम की ये लड़ाई इतनी बड़ी है। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। बंगाल के सियासी अखाड़े में वैसे तो 294 सीटों पर भिड़ंत होगी, लेकिन उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को लेकर टीएमसी और बीजेपी में पहले आप का सियासी खेल चल रहा है। कुछ घंटों बाद टीएमसी की तरफ से सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी बंगाल के 60 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा देगी। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा नंदीग्राम सीट की है, जहाँ से ममता चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और बीजेपी को अपने उम्मीदवार के नाम जारी करने। अब सवाल है कि क्या नंदीग्राम की लड़ाई ममता बनाम शुभेंदु होगी? इस पर आज बीजेपी की मीटिंग में मुहर लग जाएगी। तो क्या नंदीग्राम में ममता को टक्कर देंगे शुभेंदु अधिकारी? নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন হারাবো।
আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बड़ा दाव खेल दिया। जिस शुभेंदु के दम पर बीजेपी बड़े जीत की उम्मीद लगाई थी, उसी शुभेंदु फैक्टर को ममता अपनी सियासी छवि और लोकप्रियता से बेअसर करने की ठान चुकी है। ममता के नंदीग्राम आने के पीछे दो बड़ी वजह है। वजह नंबर 1, 2007 में योद्धा बनकर उभरी। वजह नंबर 2, शुभेंदु को हराकर सबक सिखाना। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। क्या शुभेंदु जी को वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा उनके खिलाफ? शुभेंदु जी का नहीं बनने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जब तक घोषणा नहीं होता है तब तो निश्चित कुछ बोला नहीं जाएगा। ममता बनर्जी कहीं से भी लड़ सकती हैं। ये ममता वर्सेस शुभेंदु होने जा रहा है नंदीग्राम में, संभावना है। अब तो देखिए, टिकट ममता बनर्जी का भी लिस्ट आना चाहिए, हमारे भी लिस्ट आना चाहिए, तब पक्का होगा मामला। दरअसल नंदीग्राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के उत्थान और वाम मोर्चे के सियासी प्रस्थान का प्रतीक माना जाता है। अगर 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता की लगाम अपने हाथों में थाम रखी है, तो उन्हें सियासी ताकत नंदीग्राम से मिली। यहाँ का चुनावी समीकरण समझिए। नंदीग्राम में 2006, 2011 और 2016 असेंबली चुनाव में जीत हार के साथ उम्मीदवार बड़ा फैक्टर है। 2006 में सीपीआई के मोहम्मद इलियास 48.7% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि टीएमसी को 45.3% वोट मिला। 2011 में टीएमसी की फिरोजा बीवी 60.2% वोट के साथ विधानसभा पहुंची, जबकि सीपीआई को 34.8% वोट मिला। 2016 में नंदीग्राम से शुभेंदु चुनाव लड़े, 67.8% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को सिर्फ 26.5% वोट मिले। टीएमसी के सेनापति रहे शुभेंदु के खेमा बदलने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ममता अपनी सियासी साख दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटी। बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शुभेंदु फैक्टर को नंदीग्राम तक सीमित रखना है या नहीं। नंदीग्राम की रणभूमि में ममता के उतरने के सियासी मायने हैं। दक्षिण बंगाल के दुर्ग को शुभेंदु अधिकारी से बचाना पूर्वी मिदनापुर शुभेंदु के सियासी वर्चस्व का इलाका है। नंदीग्राम से लड़ने से शुभेंदु पर सीधा दबाव डालना। शुभेंदु चुनाव लड़ेंगे तो पूरी ताकत नंदीग्राम में झोंकेंगे। शुभेंदु सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित हो जाएंगे। यहाँ आपको यह भी समझना है कि नंदीग्राम से चुनाव लड़कर ममता ध्रुवीकरण को रोकेंगी। बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होगा। ममता बंगाली हिंदुओं को साथ जोड़कर रखेंगी। दक्षिण बंगाल में बंगाली हिंदू वोटर ममता के साथ। ममता नहीं लड़ती तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारती। मुस्लिम उम्मीदवार से हिंदू वोट का ध्रुवीकरण होता। चुनाव लड़कर हिंदू मुस्लिम वोट जोड़कर रखेंगे। यहां आपको याद रखना है कि नंदीग्राम में ममता के होने का सीधा संदेश पूरे दक्षिण बंगाल में जाएगा, जो टीएमसी का गढ़ है। कुल 294 विधानसभा सीटों में दक्षिण बंगाल में 178 सीटें हैं। 2019 में टीएमसी ने 22 सीटें जीती, 19 सीटें दक्षिण बंगाल में जीती। 2016 में टीएमसी ने 211 सीटें जीती, 152 सीटें दक्षिण बंगाल से जीती। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी की कर्म भूमि है तो ममता बनर्जी के उत्थान की गवाह रही भूमि भी है। ममता के सियासी कद के सामने शुभेंदु बड़ा नाम नहीं है, लेकिन ये पहली बार होगा जब शुभेंदु को अपनी सियासी ताकत साबित करनी होगी, वो भी ममता के नाम पर नहीं बल्कि अपने नाम पर, चाहे वो खुद चुनाव लड़े या नंदीग्राम में बीजेपी के किसी दूसरे उम्मीदवार को जिताए। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो नंदीग्राम पर ये हो हल्ला क्यों है, लेकिन इसी के साथ जरा आपको ये भी समझा दें अब कि इस सीट के पूरे जो समीकरण है वो किस तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, नंदीग्राम के सियासी रण में ग्रामीण वोटर जो है 97% है, 97%। शहरी वोटर महज 3% है। कुल जनसंख्या 2,21,000 के ऊपर है। मुस्लिम वोटर 35%। पूरे बंगाल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास मुस्लिम वोटर है, लेकिन यहां पर तो उससे भी ज्यादा 5% और जोड़ दीजिए, यानी 35% मुस्लिम वोटर है और 65% यहां पर हिंदू वोटर है।
अब हम आपको जरा शुभेंदु फैक्टर के बारे में बताते हैं। एक वक्त पर बड़े बड़े करीबी, मतलब सेकंड इन कमांड एक तरह से सोच लीजिए, ममता बनर्जी के साथ छोड़ के चले गए बीजेपी में। टीएमसी छोड़ने से पहले ममता के बहुत करीबी थे। ये शुभेंदु फैक्टर क्या वहां पर असर डाल सकता है? पूर्वी मिदनापुर में उनका सियासी वर्चस्व रहा है, उनके परिवार का सियासी वर्चस्व रहा है। 16 विधानसभा सीटें हैं पूर्वी मिदनापुर में, जिस जिले में ये नंदीग्राम है। अधिकारी परिवार का 60 सीटों पर असर है। आप सोचिए, 60 सीटों पर अगर इस परिवार का असर है तो क्या हो सकता है। परिवहन, सिंचाई, जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे नंदीग्राम में जो ममता लड़ रही हैं, वहां पर क्या शुभेंदु फैक्टर काम कर सकता है। 15वीं 16वीं लोकसभा के वो सदस्य रह चुके हैं, यानी वहां से 2 बार लगातार जीत चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और सिर्फ वही नहीं, जैसा मैंने आपको कहा, उनके पूरे परिवार का वर्चस्व है। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी सांसद हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन ये सब यहाँ पर जिस तरह से उनका वर्चस्व है इस इलाके में, छोटे भाई हमने आपको बताया। अब जरा हम आपको नंदीग्राम के सियासी रण में पिछले जो नतीजे रहे हैं 2016 विधानसभा चुनाव के आपको बता दें। 66.79% के साथ शुभेंदु अधिकारी टीएमसी नंबर 1 पर रहे, जबकि सीपीआई के अब्दुल शेख नंबर 2 पर रहे 26% वोटों के आसपास, और 5 पर अटक गए थे बिजान दास, जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे। अब आपको जरा बताते हैं कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रैली होने वाली है। कयासों का बाजार गर्म है कि मंच पर प्रधानमंत्री के साथ सौरभ गांगुली, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, देख सकते हैं। आज बंगाल से 2 और बड़ी खबरों पर खूब चर्चा चल रही। चर्चा में खबर नंबर 1, 11 मार्च शिवरात्रि के दिन नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी ममता बनर्जी। और चर्चा में खबर नंबर 2, 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में हिस्सा लेंगे सौरभ गांगुली। नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, ये तय है। शुक्रवार को टीएमसी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करेगी। लेकिन क्या ममता बनर्जी ने नामांकन भरने के लिए शिवरात्रि का पवित्र दिन चुना है? क्या ममता बनर्जी 11 मार्च को पर्चा भरेंगी? आज तक की टीम ने ममता सरकार के मंत्री साधन पांडे से बातचीत की। साधन पांडे ने कंफर्म किया कि शिवरात्रि के दिन नामांकन करने का फैसला खुद ममता बनर्जी का है। ममता जी 11 तारीख चॉइस किया, अपना चॉइस। अब शिवरात्रि का दिन तो बहुत पवित्र दिन है, और वो पवित्र दिन में पवित्र बैटलफील्ड में वो उतरेंगे तो सभी पवित्र होगा। आपने सुना, 11 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी ममता बनर्जी। अब आपको बंगाल की दूसरी बड़ी खबर बताते हैं। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली करेंगे। इसी रैली में सौरभ गांगुली के हिस्सा लेने की खबर बाजार में गर्म है। हमने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से इस खबर के बारे में पूछा। दिलीप घोष ने इसे एक कोरी अफवाह करार दिया। सौरभ गांगुली को लेकर भी काफ़ी खबरें हैं कि 7 तारीख को जो प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है बंगाल में, उस पर सौरभ गांगुली आ सकते हैं। बीजेपी के नेता उनसे बात कर रहे हैं कि वो रैली में आए और बीजेपी उस दिन में शामिल हों बीजेपी के अंदर। देखिए, एक खबर बनाया जा रहा है, पिछले 6 महीने से चल रहा है। ना तो सौरभ गांगुली ने इसके बारे में कुछ बोला है, ना तो भाजपा ने कुछ पॉजिटिव बोला है। एक भाजपा का जो मोमेंटम है बंगाल में, उसको कमज़ोर करने के लिए एक साजिश के रूप में इस प्रकार न्यूज़ चलाया जा रहा है। इसके कोई सार है मुझे नहीं लगता है। लेकिन आप चाहते हैं सौरभ गांगुली आए? हम तो चाहते हैं सब कोई आए, बंगाल में परिवर्तन करें। सौरभ गांगुली ना तो बीजेपी में आ रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होंगे। लेकिन जिस वक्त मोदी बंगाल में होंगे, ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में रोड शो करके अपनी ताकत दिखाएंगी। दरअसल ममता बनर्जी रविवार के दिन प्रधानमंत्री के लिए खुला मैदान छोड़कर उन्हें वॉकओवर देना नहीं चाहती। इसीलिए उसी दिन टीएमसी ने सिलीगुड़ी में ममता के रोड शो का कार्यक्रम रख दिया है। सिर्फ यही नहीं, अगले दिन यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी ममता बनर्जी कोलकाता में रैली कर सकती है। कोलकाता में महिला दिवस पर होने वाली रैली में सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। एक तरफ बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से सत्ता छीन लेने के लिए पूरी ताकत झोंक देने की तैयारी में है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस भी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जी जान से जुटी है। ऐसे में इतना तो तय है कि इस बार ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर चुकी हैं और इस क्रम में वो ताल से ताल मिलाकर सभाएं भी करती जा रही हैं। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। अभी अगर फिर से आपको लिए चलते हैं नंदीग्राम, क्योंकि यहीं से तय होना है कि बंगाल में सत्ता पर कौन काबिज होगा। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी उठते हैं तो यहाँ के समीकरण क्या है, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट।
नंदीग्राम जो एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में बड़े नाम के तौर पर छाया हुआ है। सबके जहन में सवाल है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन नंदीग्राम की जनता क्या सोचती है, इनके मन में क्या है, इलाके का विकास किया गया या फिर नहीं किया गया, जो वादे किए गए थे नेताओं ने उसे पूरा किया या नहीं पूरा किया, इन्हीं लोगों से जानते हैं। इलाके में विकास हुआ है? एक्चुअली मैडम ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का जो इधर विधानसभा में जो नेता था अपना शुभेंदु दादा ने, वो अभी तो रिजाइन कर दिया है। मंत्री सभा जो उसका पद था, अपना परिवहन मंत्री और अपना सेज मंत्री जो दोनों था, वो तो अपना बहिष्कार कर दिया पद से। तो अभी उसका जमाना में कुछ काम हुआ था, लेकिन ज्यादा काम वो भी नहीं हुआ। एक गाँव में आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा, जो अभी तक आज का डेट में वो भी अपना मिट्टी का रास्ता है। इलाके में विकास हुआ है आपके? जी हाँ, विकास तो हुआ है। हाँ। और यहाँ पे ज्यादा किसी का काम करता है और कृषि काम, किसानों की आबादी यहाँ पे ज्यादा है। आप लोग चाहते क्या हैं? एक्चुअली मैडम देखिए, आज का डेट में नंदीग्राम में ज्यादा पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है, लेकिन अभी शिक्षित में मतलब एजुकेशन के लिए आप देखने के लिए चाहता है तो वो भी नंदीग्राम फर्स्ट है। आज का डेट में क्या बहुत सारा बेकार आदमी जन्म ले लिया, लेकिन बेकार का सारा काफी सारा हो गया बेकार आदमी। उन लोग के लिए काम चाहिए और अपना यहाँ पे कुछ कारखाना आए तो कुछ अच्छा आदमी के लिए सोचेंगे तो अच्छा है। ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है, एक नंबर बात। दूसरी बात, डेवलपमेंट हुआ है या किसने कराया, ममता दीदी ने, शुभेंदु दा ने? ममता दी में क्या, ममता बंदोपाध्याय शुभेंदु अधिकारी के चक से माने उसका माध्यमे হচ্ছে নন্দীগ্রাম মানে উন্নয়নটা করেছে। यहाँ के लिए कौन अच्छा है? दोनों मिलके किया है, थोड़ा बहुत उन्नयन हुआ है। अब तो लेकिन दोनों अलग हो गए, तो फिर दोनों में से एक किसको चुनेंगे? लेकिन बहुत कुछ बाकी रह गया है, जो स्वच्छ भारत हुआ है। प्रधानमंत्री अभी शुभेंदु अधिकारी होंगे, ममता बनर्जी आपस में चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। हाँ, वो तो अपना कोई सब आदमी मन में ले लिया जो कौन किसको देंगे। कौन सा यहाँ के नेता अच्छा है, पार्टी अच्छी है? देखिए, यहाँ कोई पद अवलंबन करने से ना किसी का चाप आ जाता है, पैसा रह जाता है, तो आपका पास हम एक नाम बोलेंगे, हमारा ऊपर पैसा रह जाएगा, क्यों आपको हम डिस्कस करेंगे? अच्छा, देखिए ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी एक पार्टी का नाम लेंगे कि दूसरे आदमी की ओर से प्रेशर आ जाएगा, तो अभी ये छिपा के रखेंगे। अभी आप जो जिसको वोट देंगे वो अपना मन में ले लिया है। यहाँ के लिए, इलाके के लिए कौन सा पार्टी अच्छी है, कौन सा? इधर बीजेपी अच्छा आएगा तो अच्छा होगा। बीजेपी अच्छा है। शुभेंदु अधिकारी आएंगे तो अच्छा होगा। शुभेंदु अधिकारी आएगा भी अच्छा तो रहे यहाँ पर, तो काम आप लोग क्या करने। आइए आगे, क्या बोल रहे हैं? शुभेंदु है, हाँ शुभेंदु है तो अच्छा काम होगा। शुभेंदु आएंगे तो अच्छा काम होगा। ममता दीदी अच्छा काम नहीं करेंगे। आपको भी लगता है? साधारण मानस से ভোট লুট করেছে, ये भी कोई आए, बीजेपी का गवर्नमेंट होगा तो अच्छा काम होगा। सब तरफ से हर गरीब के साथ किसान को सभी को सब कुछ मिलेगा, किसी को कुछ कार्ड मनी नहीं देना पड़ेगा। तो जो भी सरकार आए वो प्लीज यहाँ पे डेवलप कर दीजिए। अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए। नहीं, उतना तो नहीं हो पाया। कौन सी पार्टी अच्छी है यहाँ के लिए? यहाँ का पार्टी जो अभी का जो पार्टी शासक दल है, मतलब तृणमूल जो है, वो तो अच्छा नहीं है। ये जो स्वास्थ्य बीमा का जो अभी जो घोषणा किया है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, तो स्वास्थ्य बीमा का क्या हाल है? ग्राम से ही ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता बन गई, उन्होंने 2007 में जो बराबर है, लेकिन हम लोग को क्या सूचना दिया था, जो हमको वोट दो, हम नंदीग्राम के लिए कुछ भी करेगा। क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया। एक शिल्प आया, नहीं आया, जो शिल्प होना था वो भी नहीं हुआ। सिंगुल के लिए क्या किया? टाटा भाग गया। टाटा को लेके आया, नहीं लेके आया। अभी शुभेंदु जी आएगा बीजेपी में, तो शुभेंदु आएगा, मोदी जी आएगा, तो हमारा बीजेपी अच्छा होगा। बीजेपी अच्छा होगा। अगर नंदीग्राम में अगर बीजेपी आएगा तो सबसे अच्छा बनेगा। सबसे चलिए, यहाँ के लोगों की आप राय सुन रहे हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर बीजेपी आएगी तो अच्छा होगा, लेकिन ये वही धरती है जिसने ममता बनर्जी को सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचाया था इस प्रदेश के, लेकिन इस बार उनके लिए चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबर आईटी रेड की, जो इस वक्त भी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर लगातार मारी जा रही है। इस बीच आपको बता दें, लगभग 350 करोड़ की कुल घपलेबाजी की खबर आ रही है। तापसी की कंपनी पर 25 करोड़ की टैक्स चोरी का शक है। तापसी के 5 करोड़ कैश में लेने की भी बात सामने आई है। छापेमारी में 7 बैंक लॉकर सीज किए गए हैं। अब तक 350 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। अनुराग तापसी के व्हाट्सएप चैट का बैकअप भी लिया गया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे इसी खबर पर। अरविंद,
40 घंटे से ये छापेमारी चल रही है, क्या कुछ मिला है? क्या वाकई कुछ ठोस हाथ में है? क्योंकि बहुत सियासत हो रही है। विपक्ष का कहना है कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है सरकार विरोधियों को चुप करने के लिए। क्या हाथ लगा है आईटी डिपार्टमेंट के? देखिए अंजना, तमाम सियासत के बीच 40 घंटे से लगातार नॉन स्टॉप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रेड है वो जारी है और अब भी रेड जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आखिरकार ऑफिशियली बयान दिया है और जिसमें ये बताया है कि 2 प्रोडक्शन हाउस, 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और एक बॉलीवुड अभिनेत्री जो तापसी पन्नू ही है, उनके ठिकानों पर 28 ठिकानों पर रेड की गई है, जिसमें मुंबई, हैदराबाद भी शामिल है। और ये बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें जो वास्तविक आय है और जो शेयर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं 350 करोड़ की गड़बड़ी पाई गई है। साथ ही साथ 5 करोड़ का जो कैश रिसिप्ट है वो तापसी पन्नू के साथ मिला है। तापसी पन्नू और जो अनुराग कश्यप है उनके यहाँ जब रेड की गई है तो लगभग 20 करोड़ से ज्यादा की जो टैक्स चोरी की जानकारी, जो एविडेंस है वो मिले हैं। उसके अलावा जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनके 7 बैंक लॉकर्स सीज किए गए हैं। कई व्हाट्सएप चैट, कई अहम दस्तावेज वो सीज किए गए हैं। 350 करोड़ की टैक्स चोरी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि इसके बारे में उन कंपनियों से पूछा भी गया लेकिन कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि उनका सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इनकम टैक्स की जो ये छापेमारी हुई थी उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो उनके हवाले से ये ऑफिशियल जानकारी दी गई है। अभी भी जो रेड है वो लगातार जारी है, लेकिन शिकंजा कहीं ना कहीं अरविंद, व्हाट्सएप चैट से क्या बाहर निकालने की कोशिश है? किसके किसके व्हाट्सएप चैट? ये व्हाट्सएप चैट वाला माजरा क्या है? देखिए अंजना, आपको ये समझना होगा कि इसके पहले भी खासकर क्वान कंपनी की बात करें तो उस पर एनसीबी और ईडी को कुछ एविडेंस मिले थे और एनसीबी ने शिकंजा किया था, मधु मंटेना से बात किया, पूछताछ की थी, उस वक्त भी कुछ एविडेंस मिले थे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो जब कोई तहकीकात होती है और खासकर टैक्स चोरी की, तो उनका कहना है कि कुछ व्हाट्सएप चैट, कुछ इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मिले हैं जिसको खंगाला जा रहा है, उसके जरिए भी एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल की जो 40 घंटे का सर्च ऑपरेशन चला है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा है कि जो प्रोडक्शन हाउस है वहां पर 350 करोड़ की हेराफेरी की जानकारी मिली है, नंबर 1। नंबर 2, तापसी पन्नू जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, 5 करोड़ की जो रिसिप्ट मिली है, 20 करोड़ के टैक्स चोरी का मामला सामने आया और कोई भी जितने लोग हैं उनसे कोई भी जो पूछताछ की गई तो इस रकम के बारे में कोई वास्तविक जानकारी वो दे नहीं पाए हैं। इसलिए अभी भी जो रेड है वो लगातार जारी है। 40 घंटे से रेड चल रही है। अरविंद बनाए हुए नजर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं 40 घंटे से आखिर ये जो रेड चल रही है अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और अन्य लोगों पर, क्या मिला है आईटी डिपार्टमेंट को। देखिए इस रिपोर्ट में। 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ, लॉकर सील, डिजिटल डिवाइस जब्त। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू, इनकम टैक्स की रेड। सुबह से शुरू हुई इनकम टैक्स की रेड अब तक जारी। वालों की लंबी लिस्ट तैयार है और सबूतों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ये रेड 2-3 दिन और चल सकती है। आईटी की टीम ने अनुराग कश्यप के घर और दफ्तर से कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर जब्त किए। आयकर विभाग ने अभी तक 7 लॉकर्स पर पाबंदी लगा दी है, यानी मालिक इन्हें अभी नहीं खोल पाएंगे। सर्च अभियान के दौरान आयकर विभाग के अधिकारी सभी डिजिटल डिवाइस का बैकअप रख रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट का भी बैकअप लिया जा रहा है। अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम 2018 में बंद हो गई थी, लेकिन आईटी सूत्रों के मुताबिक फैंटम फिल्म्स के नाम पर अभी भी काम किया जा रहा था। इस बारे में बयान भी दर्ज किए गए हैं। डिजिटल डेटा से यह सामने आया है कि टैक्स के मामले में काफी बड़ी गड़बड़ी थी। आयकर विभाग की ओर से अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके बाद उसकी जांच होगी। सर्च पूरी होने के बाद अगर किसी सामान को जब्त करना है तो वो भी किया जाएगा। आईटी सूत्रों की माने तो उन्हें सर्च ऑपरेशन के दौरान पुख्ता सबूत मिले हैं। टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स विभाग की जो जांच चल रही है, जिसमें कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से कल करीब 5.5 घंटे तक इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने पूछताछ की। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आज कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ इनकम टैक्स के अफसर कर सकते हैं। आपको बता दें, कल करीब 20 लोकेशन पर मुंबई और पुणे में इनकम टैक्स विभाग ने सर्चेस की और बहुत सारा डेटा जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, दस्तावेज हैं, उन्हें खंगाला गया, उन्हें इवेल्युएट करने का काम
अभी फिलहाल चल रहा है। इनकम टैक्स विभाग अभी भी कुछ जगह पर सर्चेस कर रही है और ये सर्चेस कहा जा रहा है कि आज पूरे दिन भी चलती रहेंगी। सर्च ऑपरेशन मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद में किया गया। घर और दफ्तर मिलाकर कुल 28 लोकेशन पर ये रेड्स की गईं। इनकम टैक्स की 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। 350 करोड़ रुपए के बारे में कंपनी ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दे पाई। तापसी पन्नू के नाम पर 5 करोड़ की कैश रिसिप्ट रिकवर हुई है, जिसकी जांच जारी है। इन सब के अलावा 20 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी के और भी सबूत मिले हैं। इस तरह की गड़बड़ी तापसी पन्नू के खिलाफ भी मिली है। जिस समय आयकर विभाग का एक्शन शुरू हुआ, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुणे में थे। आयकर विभाग के अधिकारी वहां भी धमक गए। पुणे में लाइट कैमरा एक्शन के बीच आयकर विभाग की एंट्री हुई। बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे दोनों से पूछताछ शुरू हुई और ये सिलसिला रात करीब 11 बजे खत्म हुआ। यानी 5.5 घंटे तक आयकर विभाग के अधिकारी सवाल दागते रहे। इस 5 सितारा होटल में जो यहाँ पर भी पूछताछ हुई, जो जानकारी मिली, उसके बाद होटल के लोगों ने भी ये बात मान ली कि यहाँ पर अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू आए हुए तो थे, लेकिन पूछताछ हुई या नहीं बताने को तैयार नहीं हैं। पुणे विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि इस होटल में पूछताछ तो हुई है, इसके अलावा मुंबई, पुणे में 30 ऐसी जगह है जहां पर ये पूछताछ चल रही है, लेकिन बातें क्या हो रही है, पूछताछ में क्या आया है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सिर्फ आरोप है कि टैक्स की चोरी हुई है और उसी के चलते ये पूछताछ की जा रही है। दरअसल जिन कंपनियों को लेकर छापेमारी की जा रही है, वो सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फैंटम फिल्म्स को अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, मधु मंटेना और विकास बहल ने 2010 में लॉन्च किया था। तापसी का पीआर देखने वाली कंपनी KRI एंटरटेनमेंट है और KRI एंटरटेनमेंट और फैंटम फिल्म्स के बीच पैसों के लेन देन के सबूत मिले हैं। यह वजह है कि इनकम टैक्स की रेड के बाद कंपनी से जुड़े गड़बड़ी के सबूतों की तलाश की जा रही है। मंटेना ने 1 महीने पहले ही फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी का कुल 37.5% का हिस्सा खरीद लिया। मंटेना के पास 12.5% का शेयर पहले से था। इस प्रोडक्शन हाउस में बाकी 50% हिस्सेदारी अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास है। यानी छापे किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। फैंटम फिल्म्स के खिलाफ IT डिपार्टमेंट टैक्स इवेजन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये वही फैंटम फिल्म्स है जिसे 2018 में डिसॉल्व कर दिया गया था। अब IT डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन फैंटम फिल्म्स के साथ ही साथ उसके जो फॉर्मर प्रमोटर्स हैं, यानी अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, विकास बहल और मधु मंटेना के खिलाफ है। और यही नहीं, मुंबई और पुणे में कुल मिलाकर 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो भी चुकी है। बहरहाल इनकम टैक्स की टीम दिन रात पैसों में हुई गड़बड़ी के सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। 2 दिन से लगातार रेड जारी है। सबूतों के आधार पर बयान लिए जा रहे हैं, जिनका मिलान किया जाए। मुंबई से विद्या, पंकज उपाध्याय, सौरभ वक्तानिया, दिवेश सिंह। पुणे से पंकज खेलकर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो फिल्मी सितारों पर शिकंजा ये IT रेड के जरिए, लेकिन इस बीच घपलेबाजी की भी खबरें एक तरफ आ रही हैं, क्योंकि IT की तरफ से, IT डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, दूसरी तरफ सियासत भी गर्म है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने धावा बोल दिया है। देखिए जो सियासत हो रही है IT रेड पर। क्या अनुराग कश्यप और तापसी पर छापेमारी सियासी है? क्या सरकार का विरोध करने की सजा दोनों को मिल रही है? क्या विरोध को दबाने के लिए सरकार सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है? बॉलीवुड में IT की छापेमारी ने दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला फिल्मी दुनिया का है तो विरोध भी थोड़ा क्रिएटिव अंदाज में शुरू हो गया है। बिना किसी का नाम लिए राहुल ने छापेमारी पर 3 मुहावरे ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला किया। मुहावरा नंबर 1, उंगलियों पर नचाना। केंद्र सरकार IT डिपार्टमेंट ED CBI के साथ ये करती है। मुहावरा नंबर 2, भीगी बिल्ली बनना। केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। मुहावरा नंबर 3, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे केंद्र सरकार
किसान समर्थकों पर रेड कराती है। अब बारी बीजेपी की थी। राहुल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए। 3 मुहावरों के जवाब में बीजेपी की ओर से 3 मुहावरे मारे गए। मुहावरा नंबर 1, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपातकाल में मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया फ्रीडम पे ज्ञान देना। मुहावरा नंबर 2, उंगली पर गिने जा सकना। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। मुहावरा नंबर 3, रंगा सियार, सबसे सांप्रदायिक पार्टी के सेकुलरिज्म का ढोंग करती। एक परिवार की पार्टी अब लोकतंत्र पढ़ा रही। श्री राहुल गांधी जी सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है? विपक्ष की जिम्मेदारी कुछ प्रश्न जब उन पे उठाए जाएं तो उत्तर देने की भी होती है, इससे दूर भागते हैं। इस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।